हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, केम छो। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी तक हमने जितने भी वीडियो अपलोड करे हैं उस सब में आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। चैप्टर नंबर 1 हमने चैप्टर नंबर 2 हमने खत्म कर दिया है और चैप्टर नंबर 0 जो था प्रारंभिक गणितीय संकल्पनाएं, जो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स जिसकी नीड हमें फिजिक्स में पड़ती है, वो भी हमने खत्म कर लिया। आज हम समझ लीजिए फिजिक्स स्टार्ट करने वाले, जो मेन फिजिक्स है ना, आज के लेक्चर से स्टार्ट होगी चैप्टर नंबर 3 के साथ। ठीक है, जो हमारा सेकंड चैप्टर था वो बेसिक नीड थी आगे चैप्टर्स के लिए। चैप्टर नंबर जो 0 था वो भी आगे के चैप्टर्स के लिए बेसिक नीड थी। चैप्टर नंबर जो 4 अपन पढ़ेंगे वो भी बेसिक नीड है आगे के चैप्टर्स के लिए। मेन जो चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है वो चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट होता है। वैसे तो कायदे से चैप्टर नंबर 4 को पहले आना चाहिए था बुक में, पर ठीक है, जैसा फ्लो है हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 3 आज हम स्टार्ट करेंगे, वो है सरल रेखा में गति। तो स्टार्ट करते हैं हमारी सरल रेखा में गति। देखिए ये हमारा चैप्टर का फ्लो है, जैसा आप सबको पता है कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर का फ्लो बताते हैं। तो देखिए चैप्टर रिलेटेड है सरल रेखा में गति से, जो क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपने पढ़ा था विस्थापन एवं दूरी। ठीक है, उससे पहले आप सदिश और अदिश 2 राशियां पढ़ते थे। सदिश जिनकी दिशा और परिमाण दोनों होता है, और अदिश जिसका सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है। जैसे मैंने बल की बात करूं तो जैसे अगर किसी गेट पे पुश लिखा है ना, धक्का देना, तो धक्का देने से ही गेट खुलेगा, और अगर पुल लिखा है ना तो पुल मतलब उसको खींचने से गेट खुलेगा, मतलब वहां पे दिशा मैटर करती है। तो वो हो गई हमारी सदिश राशियां। ज्यादा डिटेल में हम चैप्टर नंबर 4 में बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा काम है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है दूरी एवं विस्थापन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत बच्चों की डिमांड होती है यार सर हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में बता दिया करो, तो इसलिए हम इंग्लिश में भी डाल देते हैं। अब देखो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होने वाला है, हाँ, वो है औसत चाल एवं औसत वेग, एवरेज हमारी स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। इसके बाद इसी का एक और सब पार्ट है हमारे पास, वो है तात्क्षणिक चाल एवं वेग, मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी। जो मैंने आपको बताया था ना टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट, स्पर्श रेखा वाला, वो यहाँ पे काम आएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक्सेलरेशन। ये क्या है? ये सब के सब वो पैरामीटर है जिसकी जरूरत पड़ती है गति को पढ़ने के लिए, हम बात करेंगे अभी इसके बारे में भी। फिर है गति का ग्राफीय निरूपण। उसके बाद इसकी कुछ इक्वेशन जो हमने पढ़ी है, एस इक्वल्स 3 जो इक्वेशन पढ़ी थी, v इक्वल्स टू u प्लस एटी, एस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और लास्ट v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as सॉरी, और एक लास्ट इक्वेशन हम और डिराइव करेंगे। ठीक है, टोटल 4 इक्वेशन हम डिराइव करेंगे इसमें 2 अलग अलग मेथड से, और एक है हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी यानी आपका अपेक्षित वेग। ठीक है, अब देखो ये जो चैप्टर है वो किस लिए है, ये जो हमने स्टार्टिंग के जितने भी टॉपिक लिए ना, ये दूरी और विस्थापन, चाल, ये क्या बोलते हैं, और त्वरण, ये जो पांचों के पांचों पैरामीटर है, दूरी, आपका विस्थापन, फिर चाल, वेग और त्वरण, 5 पैरामीटर होते हैं टोटल। तो गति को समझने के लिए इन 5 पैरामीटर की जरूरत होती है। जैसे मैं आपको बोलूं कि है ना, इंग्लिश पढ़ने के लिए या हिंदी पढ़ने के लिए हिंदी ग्रामर की जरूरत है या इंग्लिश ग्रामर की जरूरत है, तो उनको पढ़ने के लिए कुछ बेसिक चीजों की पहले नीड है ना, या वॉवल्स की सॉरी पहले हमारे जो अल्फाबेट्स हम पढ़ते हैं A to Z, या हिंदी में स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं, वैसे ही गति को समझने के लिए पढ़ने के लिए कुछ पैरामीटर की जरूरत पड़ती है। वो ये 5 पैरामीटर है, विस्थापन, दूरी, आपका चाल, वेग और 5वां आपका त्वरण। तो सबसे पहले इन 5 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, और उससे पहले आज के लेसन में हम इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन और दूरी और विस्थापन के बारे में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट लेसन में हम बात करेंगे चाल के बारे में, वेग के बारे में, और अगर हो सका तो त्वरण उसमें इंक्लूड करेंगे। अगर बहुत लंबा वीडियो हुआ तो फिर त्वरण को हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो आज का हमारा टॉपिक है दूरी एवं विस्थापन। आपको बहुत प्यारी प्यारी सी पिक्चर दिख रही होगी, ये हमारी फेनी दीदी है। ठीक है, जो छोटी सी बाइसिकल के ऊपर घूमने निकली है अपने घर और पेड़ के ऊपर, पेड़ की तरफ। तो ये एक डायग्राम है जो हमें विस्थापन और दूरी का कुछ आइडिया दे रहा है। शायद आपको याद आ रहा होगा 9th क्लास की भूली भटकी यादें जो आपके दिमाग में आ रही होगी इसको देख करके, ये 4 3 5 वाली, उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये हमारे शान भैया जो हैं, आप बहुत याद करते हो हमारे शान सर को, शान भैया को। ठीक है, हम तो भैया ही बोलते हैं, आप सर बोलते हो, तो हमारे लिए तो भैया ही हैं। तो हमारे शान भैया देखो बनियान में, कुत्ता उनके पीछे भाग रहा है और वो उनके ऐसे भाग रहे हैं जोरदार, ठीक है, कि कहीं कुत्ता उनको काट नहीं जाए। तो ये हमारे शान भैया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं, बहुत मजा आएगा। तो अब ये सब चीजें स्टार्ट करने से पहले दूरी, विस्थापन वगैरह चैप्टर का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हम स्टार्ट करेंगे। देखो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम जो पार्ट पढ़ रहे हैं फिजिक्स का, चैप्टर को छोड़ते हैं अभी, फिजिक्स का जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं वो मैकेनिक्स के अंदर आता है। ठीक है, आपकी मैकेनिक्स जो है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है आपकी फिजिक्स ही समझ लो, आपकी क्लासिकल होती है, और एक आपकी होती है क्वांटम। क्लासिकल को बोलते हैं हिंदी में चिरसम्मत।
मच बेटर आप इंग्लिश वाली टर्म याद रखो, क्वांटम को क्वांटम ही बोलते हैं। तो दो टाइप की आपकी जो है यांत्रिकी मैकेनिक्स होती है, एक क्लासिकल फिजिक्स होती है और एक आपकी क्वांटम फिजिक्स होती है, मैकेनिक्स के पार्ट है। ठीक है, हम जो पढ़ने वाले हैं इस बुक के अंदर 11th क्लास की बुक के अंदर, उसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लासिकल फिजिक्स के बारे में, यानी चिरसम्मत भौतिकी के बारे में। अब होती क्या चीज है, जो चिरसम्मत भौतिकी होती है वो ऐसी चीजों का साथ डील करती है जो कि आकार में छोटी या बड़ी कैसी भी हो सकती है, लेकिन उनका वेग जो है वो क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, प्रकाश के वेग से। हम हर चीज को प्रकाश के वेग से कंपेयर करते हैं। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ पढ़ाया होगा आपको राहुल सर ने, ठीक है, जब आपको उन्होंने अपवर्तनांक पढ़ाया होगा तब। ठीक है, तो तब जब हमारा वस्तु का जो भी वेग होता है या चाल होती है वो इस बहुत कम हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं 2 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा हूँ या मेरी गाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, तो वो सब किस कैटेगरी में आते हैं, वो सब आप कहते हैं आपकी क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। ठीक है, पहला तो ये बहुत बड़ा वो है। दूसरा डिफरेंस आप ये समझ लीजिए कि क्लासिकल फिजिक्स के अंदर एनर्जी यानी ऊर्जा और मास यानी द्रव्यमान दोनों अलग अलग क्वांटिटी है। क्लासिकल फिजिक्स बोलती है कि हमारा द्रव्यमान मान लो ये है, तो क्लासिकल फिजिक्स बोल रही है कि इस द्रव्यमान को हम ऊर्जा में परिवर्तित नहीं कर सकते और ऊर्जा को द्रव्यमान में चेंज नहीं कर सकते, मतलब उल्टा नहीं हो सकता, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जाए, मतलब दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें, दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध है ही नहीं, ऐसा क्लासिकल फिजिक्स बोलती है। हमारे आसपास जितने भी आपको फिनोमेना दिखते हैं, हमारा चलना, गुरुत्वाकर्षण वाली चीज हो गई, घूमना, ये घूर्णन वगैरह जितनी भी चीजें चल रही है वो सबके सब किसके ऊपर बेस्ड है, क्लासिकल फिजिक्स पे बेस्ड है। क्लासिकल फिजिक्स में बहुत सारी चीजों की डिस्कवरी हो चुकी है, ऑलमोस्ट हर चीज की डिस्कवरी हो चुकी है क्लासिकल फिजिक्स में। ठीक है, लेकिन जो हमारी क्वांटम फिजिक्स होती है, जिसके बारे में हम 11th क्लास में जाके पढ़ेंगे, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सब उसका पार्ट है। ठीक है, वहां पे हम ऐसा मान के चलते हैं कि ऊर्जा और द्रव्यमान एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। जैसे आइंस्टीन की बहुत बड़ी इक्वेशन थी जिनके लिए नोबेल प्राइज मिला, और आप शायद फिजिक्स को उसी से जानते हो, E = mc², वो क्वांटम फिजिक्स में वैलिड है, क्लासिकल फिजिक्स में नहीं है, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स ऐसा बोलती है कि ऊर्जा में और द्रव्यमान में कोई संबंध नहीं है, लेकिन हमारी क्वांटम फिजिक्स बोलती है कि ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। देखो ना, उन्होंने जो इक्वेशन दी थी वही तो बोलती है, E = mc²। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु प्रकाश के वेग से चल रही है तो उसका द्रव्यमान जो है वो ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन क्लासिकल ऐसा नहीं बोलती। क्लासिकल फिजिक्स जो है वो बोलती है ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन क्वांटम बोलती है कन्वर्ट हो सकते हैं। क्वांटम के बारे में हम जब बात करते हैं जब पार्टिकल का साइज बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है, या फिर वो प्रकाश के वेग से चलना प्रारंभ कर दे, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो सब जो चीजें आती हैं वो फिर आपकी एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स में चली जाती है, वो सब क्वांटम का पार्ट है, वो हम पढ़ेंगे क्लास 12th में। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में भी जो हमारे सिलेबस में है, न्यूटोनियन फिजिक्स जिसको अपन बोलते हैं, न्यूटन के लॉ जहाँ पे वैलिड हो जाते हैं जिस भी प्रॉब्लम के अंदर, वो न्यूटोनियन फिजिक्स का पार्ट हो जाता है, न्यूटन का जो भौतिकी है उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। प्लीज इस चीज के बारे में आप थोड़ा सा दिमाग में क्लियर रखिए कि हम जो फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लासिकल है, इसके अंदर द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों अलग अलग हैं, उनका एक दूसरे में परिवर्तन संभव नहीं है, दोनों का मिलन नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन क्वांटम में हो सकता है। तो देखो अब क्या बोल रही है, भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम गति और गति को उत्पन्न करने वाले कारण तथा इसे प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं, उसे यांत्रिकी या फिर मैकेनिक्स बोलते हैं। बेसिकली मैकेनिक्स सबका मोशन से, सब पूरी की पूरी मैकेनिक्स मोशन से रिलेटेड है। मोशन कैसे प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, मतलब गति कैसे उत्पन्न हुई, गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और भी गति में जितनी भी चीजें हम सब पढ़ सकते हैं वो सब इसके अंदर हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो हमारी यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स के दो पार्ट है, ठीक है, वैसे तो 3 होते हैं, लेकिन हम जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है स्थितिकी वाला, उसको हम हटा देते हैं। हम मैंने यहाँ पे 2 ही लिखे हैं, वैसे बेसिकली 3 होते हैं, स्थितिकी, शुद्ध गतिकी और एक आपका होता है गति विज्ञान। स्थितिकी को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, शुद्ध गति को हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स, और इसको हम बोलते हैं डायनेमिक्स। ठीक है, तो जो हमारा शुद्ध स्थितिकी होता है, जब वस्तु स्थिर होती है ना, तब उससे रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो सब स्थितिकी में जाती है। जनरली उसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे क्योंकि हम मोशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो वस्तु गति तो करेगी, इसलिए हमने 2 ही चीजें डाली, एक डाला है शुद्ध गतिकी और एक डाला है गति विज्ञान। मैं थोड़ा यहाँ जाता हूँ, आपको दिखेगा, शुद्ध गतिकी और एक गति विज्ञान, इसको हम बोलते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, इसको डायनेमिक्स बोलेंगे और इसको काइनेमेटिक्स बोलेंगे। तो इसके अंदर शुद्ध गति जो है वो इस चैप्टर का मेन पार्ट है, जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ गति के बारे में पढ़ते हैं। गति के रीजन क्या क्या, मतलब किस किस वजह से प्रोड्यूस हुई है, उससे हमें मतलब नहीं है। देखो लिखा ना,
इसमें हम वस्तु की गति के बारे में अध्ययन करते हैं, ना कि उसे उत्पन्न करने वाले कारकों के बारे में। मतलब गति किस वजह से प्रोड्यूस हुई है वो सबसे हमें कोई मतलब है ही नहीं, हमें सिर्फ गति से मतलब है कि वस्तु गति कर रही है तो उसमें कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। लेकिन जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ये इस चैप्टर का पार्ट है, शुद्ध गति की हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम गति विज्ञान पढ़ेंगे, मतलब गति और उसके कारण। अब गति क्यों प्रोड्यूस होगी? बल की वजह से। तो वो न्यूटन ने जो अपने नियम दिए थे, ठीक है, उसके अंदर आ जाएगा। तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में बात करेंगे। तो हम इस चैप्टर में यांत्रिकी का शुद्ध गति की वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको चैप्टर का स्टार्टिंग क्लियर हो गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ गति के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया गति के 5 पैरामीटर हैं, ठीक है, विस्थापन, दूरी, चाल, वेग और त्वरण। ये 5 पैरामीटर ही इस चैप्टर की नींव है। अगर आपको ये 5 पैरामीटर समझ आ जाते हैं तो ये चैप्टर समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक्चुअली नेक्स्ट वाले चैप्टर का बेसिक है। चलो अब चलते हैं हम आगे। तो हमारा आगे वाला जो स्लाइड है उसमें सबसे पहले अपन समझेंगे विराम के बारे में और गति के बारे में। विराम को इंग्लिश में बोलते हैं रेस्ट और गति को बोलते हैं मोशन। तो ये विराम और गति होती क्या चीज है? तो बहुत सिंपल सी बात है यार। अभी देखो ये पेंसिल मेरे हाथ में ना, तो आप बोलोगे किस में है? विराम में। लेकिन क्या सच में है या नहीं है? ये विराम में है भी और नहीं भी। कैसे? अब ध्यान से सुनो। मैंने माना है अपने आसपास की चीजों के अनुसार, मतलब अपनी आसपास की चीजों के अनुसार, या मेरे, अगर मैं खुद की बॉडी को ज्यूम कर लूं तो मेरे अनुसार ही वस्तु विराम में है, ठीक है। लेकिन मुझे पता है ना कि मैं किस पे खड़ा हूं, मैं तो धरती पे खड़ा हूं। धरती तो खुद ही पृथ्वी के चारों, हमारे सूर्य के चारों तरफ घूमती रहती है हमारी धरती माता, और अपने अक्ष पर भी घूम रही है। मतलब अगर हमारी धरती गति में है तो मैं भी गति में हुआ, मैं गति में हुआ तो ये भी गति में हुआ, ठीक है। तो चीजों के विराम में होना या गति में होना किस पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा निर्देश तंत्र लिया है। अभी निर्देश तंत्र क्या चीज होती है? निर्देश तंत्र का मतलब होता है जिसमें हम गति का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे मेरे लिए रूम, ये रूम एक निर्देश तंत्र है। इस रूम के सापेक्ष जितनी भी आसपास की, मेरा आसपास से बोर्ड है, बोर्ड के सापेक्ष मेरे सापेक्ष इसकी स्थिति चेंज नहीं हो रही, तो मेरे लिए रेस्ट में है। लेकिन अगर मैं पृथ्वी को ही हमारा निर्देश तंत्र मान लूं, अगर पृथ्वी तक तू हूं तो ये रेस्ट में है, लेकिन पृथ्वी के बाहर चला गया तो पृथ्वी गति कर रही है, मतलब ये भी गति कर रही है, ठीक है। तो रेस्ट का मतलब क्या है? रेस्ट का सीधा सा मतलब है अगर कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति बार बार परिवर्तित ना करे तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं विराम। लेकिन अगर वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे गति। लेकिन हो सकता है कि एक वस्तु एक मनुष्य के लिए गति में हो और दूसरे मनुष्य के लिए विराम में हो। ये लास्ट में क्या देखो, एक ही वस्तु भिन्न भिन्न प्रेक्षकों यानी देखने वालों, ऑब्जर्वर के लिए मतलब अलग अलग स्थिति में हो सकती है। हो सकता है मेरे लिए वो वस्तु जो है वो गति कर रही हो और किसी और इंसान के लिए वो जो है गति कर रही है, मतलब इस विराम में हो। कुछ भी हो सकता है। मान लो मेरे लिए विराम में तो दूसरे इंसान के लिए गति में हो सकती है, या मेरे लिए गति में तो दूसरे इंसान के लिए विराम में हो सकती है। तो इसको समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल डाला है। तो आजकल देखो जिम विम का बहुत जमाना है, ठीक है। अभी तो वैसे जिम नहीं खुले, लेकिन जिम विम का बहुत जमाना हो गया और लोग अपनी फिटनेस को ध्यान में रखते हैं। तो हमने जिम की शॉप ली है और जिम की शॉप के बाहर एक स्कूल बस है, ठीक है, जिसमें कहीं ना कहीं आपने अपने स्कूल जाते होंगे। तो देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें रखी हुई, जैसे एक छोटी सी टेबल रखी हुई है, यहाँ पे साइकिल रखी हुई है। अब मान लो शान भैया फर्स्ट स्लाइड से दौड़ते दौड़ते यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है ना। शान भैया भी सोच रहे हैं मैं भी स्कूल चला जाता हूँ, वैसे तो वो स्कूल होकर आए। तो शान भैया जो है अपने एक भाई से मिलने के लिए, छोटे भाई से मिलने के लिए, ईशान भैया स्कूल की बस, मतलब स्कूल से उसको स्कूल की बस आ गई, उसको पिक करेगी, ठीक है, यहाँ पे सॉरी ड्रॉप करेगी। तो ड्रॉप करेगी तो वो शान भैया उसको लेने आए। तो शान भैया यहाँ पे खड़े, ठीक है, और शान भैया का जो भी फ्रेंड है या उनका दोस्त है जो भी स्कूल में है वो अंदर बैठा है, आप में से कोई एक दोस्त, ठीक है। तो शान भैया का एक दोस्त अंदर बैठा है और उस दोस्त का एक और दोस्त है जो भी अंदर ही बैठा है, ठीक है। अब अगर ये वाला दोस्त, चलो इसको नाम दे देते हैं, ये राजू और ये हमारा रमेश। तो राजू और रमेश जो है वो एक ही बस में है, ठीक है। तो वो दोनों एक दूसरे के लिए विराम में है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बस में बैठा हूं तो मेरे पास में बैठा वाला आदमी, अगर मैं विराम में हूं तो मेरे पास में बैठे वाला आदमी भी तो विराम में हुआ, ठीक है। उस केस में राजू और रमेश एक दूसरे के लिए विराम में है। लेकिन ये जो शान भैया जो कि बाहर वेट कर रहे हैं, इस शान भैया को तो दिख रहा है कि यार बस तो गति कर रही है, मतलब मेरा दोस्त राजू जो है वो भी गति कर रहा है। तो देखिए राजू जो है वो रमेश के लिए विराम में है
लेकिन शान भैया के लिए वही राजू जो है वो गति में आ गया। क्यों? क्योंकि हमने निर्देश तंत्र चेंज कर दिए। जब शान भैया ने देखा तो उनके लिए निर्देश तंत्र ये आसपास की चीजें थी, मतलब ये रोड, ये जिम, ये पेड़, ये साइकिल, ये सब। लेकिन जब रमेश ने राजू को देखा तो उसके लिए निर्देश तंत्र बस के अंदर की कहानी थी, बस थी। ठीक है, अगर रमेश खुद विराम में है तो राजू भी विराम में होगा, लेकिन शान भैया के लिए तो बस गति कर रही है, इसलिए राजू भी गति कर रहा है। ठीक है, तो एक ही वस्तु दो अलग अलग इंसानों के लिए, दो अलग अलग प्रेक्षक बोलते हैं यहाँ पे, ऑब्जर्वर को बोलते हैं प्रेक्षक। तो जैसे ये शान भैया और ये रमेश दोनों प्रेक्षक हैं, तो दो अलग अलग प्रेक्षकों के लिए एक ही वस्तु सेम टाइम पे गति में भी हो सकती है और विराम में भी। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा निर्देश तंत्र यूज करा है, कौन सी क्या बोलते हैं निर्देश तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र आपने उपयोग लिया है। जैसे बस एक निर्देश तंत्र हो सकती है, शान भैया के लिए ये पूरा आसपास का जितना वातावरण है वो निर्देश तंत्र हो सकता है। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो, तो ट्रेन में जब आप चल रहे हो तो आपको दिख रहा है कि बाहर वाला पेड़ जो है ना वो गति कर रहा है, ऐसे पीछे जाता हुआ दिखेगा, है ना। आप आगे चल रही है आपकी ट्रेन, आपका पेड़ पीछे जा रहा है, आपके पास में जो बंदा बैठा है आपके लिए वो किस में, विराम में। ठीक है, लेकिन अगर बाहर कोई बंदा खड़ा है, अब मान लो बाहर कोई बंदा खड़ा है तो उसके लिए वो पेड़ किस में है, विराम में, और आप किस में हो, गति में। ठीक है, तो आपके लिए वो पेड़ गति में है और बाहर जो बंदा खड़ा है उसके लिए वो पेड़ किस में, विराम में। ठीक है, तो निर्देश तंत्र चेंज कर दिया ना। आप किस निर्देश तंत्र के बारे में बात कर रहे हो, आप अपनी क्या बोलते हैं जो ट्रेन है उसको निर्देश तंत्र मान रहे हो, लेकिन वो बंदा निर्देश तंत्र किसको मान रहा है, जहां पे वो खड़ा है, मतलब धरती पे। ठीक है, तो निर्देश तंत्र चेंज करते ही वस्तु की स्थिति भी परिवर्तित हो जाती है। हो सकता है वो गति में आ जाए, हो सकता है वो विराम में आ जाए। तो आई गेस आपको इतनी बात तो समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे हमने और भी कुछ चीजें डाली हैं, जैसा कि संदर्भ बिंदु, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है, वो पॉइंट जहां से आपने मोशन ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, वो होता है हमारा रेफरेंस पॉइंट, जहां से आपने गति को देखना स्टार्ट किया। अब मान लो ये बस ही है, इस बस को वापस ले लेते हैं, है ना, बस में बड़ा मजा आ रहा है ना। तो ये बस मान लो, अब मान लो यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, या फिर मान लो, चलो थोड़ा कुछ और ले लेते हैं, मान लो कि ऐसा बोल देते हैं कि है ना, जब ये बस जो है ना इस पेड़ को क्रॉस कर जाएगी ना तो हम गति को देखना स्टार्ट करेंगे। मतलब जैसे ही क्रॉस कर गई तो मैं इसकी गति को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दूंगा, मैं देखना स्टार्ट कर दूंगा कि कैसे गति कर रही है, कितना तेज गति कर रही है, कितनी धीरे गति कर रही है, कितना समय ले रही है, कितनी दूरी इसने तय करी, वगैरह वगैरह। जो भी प्रेक्षण मुझे लेने हैं, जो भी मेरे को ऑब्जर्वेशन लेनी है, वो मैं इस पेड़ के बाद लूंगा। तो पेड़ क्या हो गया मेरे लिए, रेफरेंस पॉइंट, संदर्भ बिंदु। गति तो पहले भी कर रही थी, पेड़ से पहले भी कर रही थी और पेड़ के बाद भी करेगी, लेकिन मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन कहां से स्टार्ट करी, इस पेड़ से। तो पेड़ मेरे लिए क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो एक चीज और जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र, यानी जिसके अंदर आप गति को फील करने वाले हो, जिसमें आप गति को समझने वाले हो, जिसमें आप गति को प्रेक्षित करने वाले हो। इन शॉर्ट, जिसमें आप गति को प्रेक्षित करोगे, ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, तो लिखा है क्या बोलते हैं, तंत्र में वस्तु की जिस तंत्र में वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, जिस तंत्र में वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है उसे, बस इतना बहुत है, उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। ये हटा देते हैं अपन, ठीक है, इतना बहुत है। तो जिस भी आप तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, जैसे मेरे आसपास ये रूम है तो मेरे लिए सिस्टम हो गया, बस ये बस एक सिस्टम हो गई। ये आज जहाँ पे शान भैया खड़े थे उसके आसपास का उनका एनवायरनमेंट जो है वो उनके लिए सिस्टम हो गया। तो जिस भी तंत्र में या जिस भी जगह पे आप किसी भी चीज को प्रेक्षित करते हो, गति को प्रेक्षित करते हो, उसी को अपन क्या बोलते हैं, निर्देश तंत्र। और निर्देश तंत्र चेंज करने से वस्तु की गति की स्थिति भी चेंज हो जाती है। हो सकता है विराम में आ जाए, हो सकता है वो गति में आ जाए। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। ये कुछ छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि बाद में प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, हो सकता है आपको एनसीईआरटी में ना मिले। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बिंदु बिंब। इसको अपन बोलते हैं बेटा पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट या पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है और फिजिक्स में हम इसका बार बार यूज क्यों करते हैं। मान लो मैं एक ट्रेन के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, अब ट्रेन जो है वो उसका लंबा बहुत लंबा ट्रैक है, बहुत लंबा। ठीक है, अब मान लो आपकी यूपी से किसी बंदे को हमारे अजमेर में आना है, तो हमारे आपके यूपी से हमारे अजमेर का डिस्टेंस बहुत बड़ा है। ठीक है ना, तो उस ट्रेन की लेंथ उस ट्रैक की लंबाई के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। यानी वो वस्तु जिसको हम ऑब्जर्व करें, कौन, ट्रेन, उसकी लंबाई ट्रैक की लंबाई के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। तो ट्रैक के कंपैरिजन में वो वस्तु जो हो गई वो क्या हो गई, बिंदु आकार की हो गई। ठीक है, जैसे मान लो मैं सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहा हूँ,
ठीक है। तो सोलर सिस्टम में पृथ्वी जो है और सूर्य जो उनके बीच की दूरी बहुत बड़ी है, मुझे पृथ्वी और सूर्य की गति का अध्ययन करना है या पृथ्वी की सूर्य के चारों तरफ गति का अध्ययन करना है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है तो पृथ्वी को मैं उस केस में बिंदु आकार की वस्तु मान सकता हूं, यानी पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट मान सकता हूं। ठीक है, तो पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट जो भी हम ऑब्जर्व करें, अगर पथ की लंबाई जो है उसके कंपैरिजन में वस्तु का आकार बहुत छोटा है तो वो क्या हो जाता है, बिंब वस्तु, या फिर अपन उसको बोल सकते हैं पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। देखो लिखा ही है, यदि किसी दिए गए समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में दूरी की आकार की तुलना में वस्तु तय की गई दूरी के आकार की तुलना में वस्तु का साइज बहुत छोटा होता है तो उसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, बिंब, बिंदु बिंब या फिर पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूरी के आकार की तुलना में बहुत अधिक हो, अच्छा ठीक है यही है, तुलना में बहुत अधिक हो तब उस वस्तु के आकार को नगण्य मान लेते हैं और इसी को हम बोलते हैं बिंब वस्तु। ठीक है, ये थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम हो गया। इसके बाद है, अब हमको पढ़ना है, चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो गति के अपने को प्रकार पढ़ने हैं। तो विमा के आधार पर मतलब डायमेंशन के बेसिस पे, वो डायमेंशन नहीं जो अभी अपन ने पहले पढ़ी थी वाली नहीं, वाली डायमेंशन नहीं, MLT वाली नहीं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। आपको पता ना 3D में 3 एक्सिस होते हैं, 3 अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। उसके बेसिस पे, उन अक्षों के बेसिस पे हमने गति को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है हमारा एक विमीय गति, दूसरा है द्विविमीय गति और तीसरा है त्रिविमीय गति। एक विमीय गति को हम बोलते हैं 1D मोशन, देखो लिखा भी है, डी मतलब होता है डायमेंशन, तो 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन और 3 डायमेंशन मोशन। अब इसके बारे में अपने को डिटेल में पढ़ना है कि 1 डायमेंशन मोशन क्या चीज होती है, 2 डायमेंशनल क्या होती है और 3 डायमेंशन क्या होती है। अच्छा, इसमें से इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर में हम जिस गति के बारे में बात करेंगे वो पहला वाला है 1D मोशन। ठीक है ना, मतलब वस्तु सीधी ऐसे 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 गति करेगी जैसा मैंने आपको बताया था। 2D मोशन के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर अपन प्रक्षेप्य गति पढ़ेंगे और आपकी वृत्ताकार गति का पढ़ेंगे और 3D मोशन पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको बोला था सबसे लास्ट वाला जो सेकंड लास्ट जो चैप्टर है हमारा, जिसके अंदर हम गैस के अणुओं की गति के बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स में बहुत कम ही होता है 3D मोशन, केमिस्ट्री में ज्यादा होता है, तो मेन हमारा फिजिक्स में मेन फोकस होता है 1D और 2D मोशन पे। ठीक है, इस चैप्टर में अपने को 1D पढ़ना है बस। देखो लिखा है, तो 1D मोशन को यानी एक विमीय गति को हम सरल रेखीय गति भी बोलते हैं। नाम से समझ आ रहा है, अगर वस्तु सीधी 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 चल रही है तो सरल रेखीय गति हो जाती है। ठीक है, या 1D मोशन हो जाती है। तो गति के दौरान अगर वस्तु का सिर्फ एक ही अक्ष परिवर्तित हो तो उसे हम एक विमीय गति कहते हैं। जैसे उदाहरण देखो, किसी रेलवे ट्रैक पर सीधी सीधी करते ट्रेन चल रही है, या फिर आपकी कोई गिरती हुई बॉल। तो देखो हमने कुछ डायग्राम आप लोगों के लिए डाले, ये हमारी ट्रेन टुन टुन छोटी वाली बच्चे वाली ट्रैक पर चल रही सीधी सीधी धुआं उड़ाते हुए, और एक ही आपकी बॉल की गति, बॉल सीधी सीधी ऊपर से नीचे गिरी है ना, फुटबॉल ही है ना, भाई फुटबॉल ही है, तो ऊपर से नीचे सीधी सीधी गिरी, तो ये कैसी गति हो गई, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये बिल्कुल सरल रेखा में गिर रही है। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। इसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारी 2D मोशन यानी द्विविमीय गति। ऑब्वियस ही बात है, अगर 2 एक्सिस एक साथ चेंज हो जाए तो द्विविमीय गति हो जाती है, यानी 2 अक्ष एक साथ चेंज हो जाए। अब इसकी एग्जांपल देखो, इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल एक तो यही है वृत्ताकार पथ पर गति, और दूसरा प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति कब प्रोड्यूस होती है, ये नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास आएगा। जब हम किसी बॉल को, मैंने ये देखो, ये मेरे हाथ में फेंकूंगा तो गिर जाएगा, तो मैंने इसको ऐसे फेंका, ऐसे फेंकने के बाद यूं जाएगा, परवलयाकार आकार बनाएगा और ऐसे गिरेगा। जैसे बॉल है ना, इसको किक किया मैंने, ऐसे जाएगा, तो इसको अपन बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। तो इसमें एक ही टाइम पे 2 एक्सिस चेंज हो रहे हैं, एक्स एक्सिस में अलग चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस में अलग चेंज हो रहा है। देखो ना, अगर किसी पॉइंट पे अगर मैं गति के बारे में बात करूं तो एक्स अक्ष पे अलग है, वाई अक्ष पे अलग है, तो इसका मतलब एक कैसी गति है, द्विविमीय गति है। ठीक है, इसी तरीके से देखो एक और एग्जाम्पल हमने और डाला है, वो है आपका झूला, मैरी गो राउंड। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर कोई बंदा यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे ना छोटी छोटी ये होती है ना, इसमें बैठते हैं, तो ये गोल 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 घूम रहा है ऐसे। ठीक है, तो ये जब वृत्ताकार पथ में गति करेगा तो भी ये कैसी होगी, 2D मोशन होगी। यहाँ से आपने एक वो 9th क्लास में एक एग्जाम्पल है, एक पत्थर को लिया और वो धागे से बांध के ऐसे गोल 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 घुमा रहा है, तो वही वृत्ताकार गति हो जाती है। तो वो सब मोशन जो है हमारे, वो इसके अंदर आते हैं, जिसके बारे में अपन नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वाला जो चैप्टर उसमें आएगा। 3D मोशन, त्रिविमीय गति, तीनों अक्ष एक साथ आ जाए, तीनों एक्सिस एक साथ ही चेंज हो जाए तो वो क्या हो जाता है, 3D मोशन हो जाता है। ठीक है ना, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ना मेरे रूम के अंदर बहुत सारे गैस के पार्टिकल हैं, वो ऐसे रैंडमली इधर उधर कहीं भी मोशन करने के लिए मस्त है। ठीक है, तो 3D मोशन हो गया। ऐसे देखो एक हेलीकॉप्टर जो है, ये मस्त हमने हेलीकॉप्टर लगाया है, तो ये हेलीकॉप्टर जो है
वो आकाश में कहीं पे भी जा सकता है। एक चिड़िया आकाश में कहीं पे भी जा सकती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर किसी भी कहीं पे भी जा सकती है, तो वो 3D मोशन कर रही है, ठीक है ना। या फिर ये गैस पार्टिकल जो हमने रेड कलर से पार्टिकल बताए, गैस इसी डब्बे के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो रेंडमली मोशन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ऐसे ही मस्त घूम रहे हैं। तो उनकी जो गति है उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे 3D मोशन। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फिजिक्स में सिर्फ एक ही चैप्टर है और ज़्यादा डिटेल में नहीं है, ठीक है। बाकी 1D और 2D अपने को पढ़ना है, उसमें से इस चैप्टर में हमें 1D के बारे में स्पेशली बात करनी है, ठीक है। एक कुछ और प्रकार की गतियाँ भी होती हैं, वो ये मैंने आपके सामने लिख दी है। वैसे आप लोगों ने बचपन में कहीं ना कहीं पढ़ी भी होगी ये गति, स्थानांतरण गति, घूर्णन गति और कंपन गति। इसमें से इसके लिए एक पूरा चैप्टर है। स्थानांतरण गति हम पढ़ रहे हैं, ये वाला और अगला चैप्टर स्थानांतरण गति पे होगा, और कंपन गति दोलन वाले चैप्टर में आएगा, ठीक है। तो नाम से समझ आ रहा है ना, स्थानांतरण गति का मतलब है अगर वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही है तो उसको अपन स्थानांतरण गति कहेंगे। लेकिन कैसे चेंज हो रही है, देखो लिखा है, इस प्रकार की गति में वस्तु के सभी भागों की स्थिति में समान परिवर्तन होता है अथवा वस्तु के सभी बिंदुओं के लिए गति की अवस्था समान होती है। मान लो मैं समझाता हूँ, बहुत ऐसे लग रहा होगा, बहुत पता ही नहीं क्या लिख दिया, जैसे पेंसिल है। अभी मैंने बोला इसको उठा के अपन यहाँ से यहाँ पे ले आए, है ना, तो इसके जितने भी पार्ट है ना वो सब एक साथ चेंज हुए। जैसे यहाँ पे जितने पार्टिकल थे उनकी पोजीशन और यहाँ पे जितने पार्टिकल थे उन सब की पोजीशन एक जैसी है। मतलब जो पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल है ना इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट में, उन सब की पोजीशन एक साथ चेंज हुई। ऐसा नहीं कि रबड़ बैंड की तरह आधा पार्ट तो यहीं रह गया और आधा फिर आगे चला गया, ऐसे तोड़ के थोड़ा ले जा रहा हूँ मैं। तो अगर पूरे की पूरा ऑब्जेक्ट जो है एक, उसके जितने भी भाग हैं वो एक ही टाइम पे एक जगह से उठ करके दूसरी जगह चले जाएं, उसको हम बोलते हैं स्थानांतरण गति, ठीक है। घूर्णन गति, अगर वस्तु एक ही अक्ष के चारों तरफ गोल 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 घूम रही है तो घूर्णन गति हो गई। और कंपन गति का क्या मतलब है, जैसे पेंडुलम होता है ना, इधर उधर इधर उधर घूमता रहता है अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, तो उसको अपन बोलेंगे अपन कंपन गति। इसके एग्जांपल ये देखो, हमारे शान भैया फिर से आ गए, ये दौड़ रहे, तो शान भैया की पूरी बॉडी एक ही टाइम पे जो है एक जगह से दूसरी जगह पूरी की पूरी शिफ्ट हो गई, तो वो कैसी गति हो गई, स्थानांतरण। ये एक और डाला है हमने वृत्ताकार गति के लिए, घूर्णन गति के लिए। ये बॉल को अपन ऐसे गोल गोल, मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा था ऐसे गोल गोल घुमा रहे अपन बॉल को, तो वो हमारी घूर्णन गति का एग्जांपल हो गया। और कंपन गति के लिए हमने ये वाला डाला है, वो पुराने जमाने की घड़ी नहीं होती थी बाबा आदम के जमाने वाली, वो ऐसे 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 हो रही है, ठीक है। तो वो कैसी गति हो गई, कंपन गति। तो यहाँ तक जितनी भी चीजें थी वो हमने सब पढ़ ली, बेसिक बेसिक सारी पढ़ डाली। हमने पढ़ लिया कि गति क्या होती है, हमने पढ़ लिया कि विराम क्या होता है, हमने ये भी पढ़ लिया कि सेम टाइम पे एक ऑब्जर्वर यानी एक प्रेक्षक के लिए वस्तु गति में भी हो सकती है और वो विराम में भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि हमने निर्देश तंत्र चेंज कर दिया, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दिया। हमने ये समझ लिया कि क्या बोलते हैं, जो पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है या पॉइंट साइज का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, वो अपन ने पढ़ लिया। इसके अलावा हमने गति के प्रकार पढ़ लिए, 1D 2D 3D मोशन, और ये 3 स्थानांतरण, और आपकी क्या बोलते हैं घूर्णन, और तीसरी आपकी कंपन गति या दोलन गति। ये तीनों हमने पढ़ ली। अब जब हमने सब पढ़ लिया है तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, चैप्टर 1D मोशन पे है बेस्ड पूरी तरीके से। 5 पैरामीटर में से 2 पैरामीटर आज हम कोशिश करें खत्म करने की, ठीक है। अब इसमें से कुछ चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पहले दूरी या फिर पथ की लंबाई के बारे में। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है, या फिर लेंथ ऑफ पाथ। तो डिस्टेंस आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। जैसे मुझे मान लो यहाँ से स्कूल जाना है, ठीक है, तो मैंने जितना भी पाथ फॉलो करा, चाहे टेढ़ा करा चाहे इधर करा चाहे उधर करा, उस सारे पाथ की लंबाई को अपन क्या बोलेंगे, दूरी। जैसे कि ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने डाला है कि ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ए से बी पे जाना है, तो ये जो ग्रीन कलर है ना, ऐसे कहते हैं हम तो ये जो ग्रीन कलर में जितना भी पाथ का लेंथ है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, दूरी। तो वास्तविक पथ की लंबाई को हम बोलते हैं दूरी, ठीक है। यही यहाँ पे लिखी थी कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदुओं के मध्य तय की गई पाथ की कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी। अच्छा, प्रारंभिक बिंदु जहां से अपन ने मोशन स्टार्ट करा है और जहां से हमने मोशन खत्म कर दिया, हमारा क्या हो जाता है, अंतिम बिंदु। जैसे शान भैया थे ना, एक बिंदु से भाग रहे थे जहाँ पे उनके पीछे कुत्ता पड़ा था, और लास्ट तक जहाँ पे उनका क्या बोलते हैं, उनका कुत्ते ने पीछे, मतलब जहाँ पे वो रुक गए, कुत्ते ने उनका पीछे छोड़ दिया, उसकी जो लेंथ थी ना, टोटल लेंथ, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, दूरी। अब शान भैया कभी इधर भागे, कभी उधर भागे, कभी इधर भागे, कभी उधर भागे, ठीक है, तो उनकी पाथ की जो कुल लंबाई होगी ना, वही क्या होगी, हमारी दूरी। अब दूरी से रिलेटेड कुछ टर्म्स मैंने लिखी है। पहली कि अदिश राशि होती है। अदिश मतलब नाम से समझ रहे हो, अदिश, जिसकी कोई दिशा ना हो। ज्यादा डिटेल में तो वैसे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ, अदिश राशि जिनका सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती, ठीक है, मतलब दूरी की कोई डायरेक्शन नहीं होगी।
एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं हो कि भाई इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए तो पॉजिटिव होगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी तो नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं होता दूरियों के साथ। ठीक है, इसके बाद यह सदैव धनात्मक या फिर जीरो होती है। कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो आप ट्रेवल करोगे, ठीक है, अगर कुछ भी नहीं करा तो जीरो। अब रेस्ट में खड़े हो, मैं ऐसे खड़ा हूँ सीधा, ठीक है ना, और जनगण मन में जैसे खड़े होते हैं या पीटी में खड़े होते हैं, तो मेरी दूरी कितनी हो गई, जीरो। लेकिन अगर मैं मोशन कर गया, मैं गति कर गया, कुछ ना कुछ तो दूरी तय करूंगा, इसलिए वो क्या हो जाएगी, धनात्मक। फिर नेक्स्ट इसका एसआई मात्रक, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट वाला या एमकेएस वाला, तो इस दूरी का मात्रक हम सबको पता मीटर होता है, और सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाला जो यूनिट है उसमें इसका जो मात्रक होता है वो होता है हमारा सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सब बातें हैं हमारी दूरी के बारे में। क्वेश्चन हम आने वाला जो अभी हमारा जब विस्थापन हो जाएगा उसके बाद एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर अपन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन से आपको और अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट है आपका विस्थापन, जिसको अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होती है, हमारी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी। जैसे कि ये था ना, देखो ये ए और ये बी, इसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, उस स्ट्रेट लाइन की जितनी भी लेंथ होगी ना उसी को अपन बोलेंगे विस्थापन। मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। और न्यूनतम दूरी कैसे निकालते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके, ठीक है ना, तो उसकी जो भी लेंथ होगी उसको हम क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो ये हमारी प्यारी सी फैनी दीदी वापस आ गई है अपने स्कूटर पे। तो फैनी दीदी को देखो, ध्यान से सुनना। तो फैनी दीदी जो है पहले अपने छोटे से घर में जाती है और उसके बाद डाइवर्ट होती है और फिर अपने पेड़ के पास जाती है। तो फैनी दीदी ने कितनी दूरी तय करी, 4 + 3 5। लेकिन फैनी दीदी के लिए प्रारंभिक बिंदु तो ये था और अंतिम बिंदु ये था, तो इनके मध्य की न्यूनतम दूरी क्या है, तो देखो पाइथागोरस लगाएंगे अपन, पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय। तो उसके अकॉर्डिंग देखो, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 3, ये हमारा क्या है, कर्ण निकालना जानते हैं अपन। ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 25 हो जाएगा, और 25 का कितना हो जाएगा, 5। तो ये फैनी दीदी का प्रारंभिक बिंदु और ये फैनी दीदी का अंतिम बिंदु, उनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है जो आपको ब्लू कलर से हमने बताई है, वो है हमारे यहाँ पे विस्थापन, जो कि हमने सीधी लाइन ड्रॉ करके निकाली है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा दूरी 4 + 3 7, लेकिन विस्थापन 5 मीटर, क्योंकि वो न्यूनतम दूरी है। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन में ही फालतू बात लिखी है कि वही हमारी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन। अच्छा, मैंने इतना सारा कंटेंट लिखा है, पता है क्यों, क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं कि सर आप कंटेंट नहीं लिखते हो। ठीक है, तो मैं फर्स्ट चैप्टर में हमने ज्यादा कंटेंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में ज्यादा कंटेंट से क्वेश्चन आते ही नहीं है, कहीं नहीं, कोई नहीं पूछता, तो जितना वहां पे हमारा रिलेटेड काम था इतना ही हमने कंटेंट लिखा। अब इस चैप्टर में आपसे कोई पूछ लेगा दूरी क्या होती है, ऐसे मात्रक क्या होता है, सदिश राशि, अदिश राशि वगैरह वगैरह, वो फालतू की चीजें पूछेगा, इसलिए हमने कंटेंट लिखा। अब देखो मैंने बोला कि सदिश राशि मतलब इसकी दिशा होगी, तो अगर कोई वस्तु, अगर हम विस्थापन के बारे में बात करते हैं, जब वस्तु मान लेते हैं हम किसी भी एक दिशा को पॉजिटिव और एक नेगेटिव मानना पड़ता है, तो मान लो अगर वस्तु यहाँ पे जा रही है तो हम इसकी दिशा को धनात्मक मान लेंगे, और अगर वापस पीछे चली गई तो उसकी दिशा को हम कैसा मान लेंगे, ऋणात्मक मान लेंगे। ठीक है, अगर हम विस्थापन के बारे में बात करें तो इसलिए सदिश राशि मतलब दिशा और परिमाण दोनों ही होंगे। ये धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, और या फिर जीरो भी हो सकती है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों पॉसिबल है। कैसे, मान लो कि मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पे तो आएगा नहीं, चलो यहाँ डाल देते हैं। ये हमारा कोई मूल बिंदु है, ठीक है ना, ये 5 मीटर और ये मान लो 10 मीटर है, और ये आपका पीछे की तरफ 5 मीटर, और ये आपका, चलो 5 मीटर बहुत है, ए बोल देते हैं इसको, बी बोल देते हैं इसको, सी बोल देते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला वस्तु ओ से, ये ओ है, ओ से ए तक जाती है और ए से बी तक जाती है, तो वस्तु ने कितनी दूरी तय करी, 0 से बी तक 10 मीटर की दूरी है, तो मतलब उसने 10 मीटर की दूरी तय करी। उसका विस्थापन कितना है, उसका विस्थापन 10 मीटर है। क्यों, क्योंकि न्यूनतम दूरी 10 है। अब मान लो वो ओ से ए तक गई, ए से बी तक गई और बी से सी तक चली गई, तो दूरी कितनी तय करी, ओ से बी तक 10 मीटर, बी से ओ तक 10 मीटर, दूरी है ना, ओ से बी तक 10 मीटर, बी से ओ तक 10 मीटर, और ओ से सी तक 5 मीटर, तो टोटल हो गई हमारी 25 मीटर की दूरी। लेकिन अगर हम विस्थापन बोलते हैं तो विस्थापन में अपन क्या बोलते हैं, भाई हमने आगे की दिशा को तो माना धनात्मक, पीछे की दिशा को हमने माना ऋणात्मक। तो ऐसा करते हैं एक छोटा सा काम कि आगे गए तो प्लस का 10, और बी से वापस ओ पे आ गए तो माइनस का 10, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया।
अब वापस O से C की तरफ जा रहे हैं, वापस लेफ्ट में जा रहे हैं, तो फिर वापस -5। तो कितना हो गया उत्तर? -5। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। हमारा मूल बिंदु या प्रारंभिक बिंदु कौन था? O। हमारा अंतिम बिंदु कौन था? C। हम गए कहाँ? लेफ्ट में। लेफ्ट को हमने क्या माना था? नेगेटिव। से दूरी कितनी आ गई? -5 मीटर। यूनिट लगाना मत भूल देना, -5 मीटर। अगर हम O से B तक जाते और B से वापस O पे आ जाते तो मूल बिंदु भी हमारा वहीं पे, अंतिम बिंदु हमारा वहीं पे, तो कुल विस्थापन कितना हो गया? 0। कुल विस्थापन 0 कब होता है? जब मूल बिंदु और अंतिम बिंदु क्या हो? सेम। मान लो मैं O से B पे गया और B से वापस O पे आ गया, तो विस्थापन 0। लेकिन दूरी कितनी है? 10 जाने में 10 आने में, तो 20 हो गया। तो हमारी जो विस्थापन है वो ऋणात्मक, धनात्मक और 0 तीनों ही हो सकती है। ये 9th वाली बेसिक कहानी है। आई होप फिर भी आपको समझ आ गई होगी। तो हम थोड़े से ऊपर लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ये तो बेसिक से क्वेश्चन हो गए ना। और एक लास्ट कुछ दो पॉइंट, इसका ऐसे ही मात्रक भी मीटर होगा और इसका सीजीएस मात्रक क्या होगा? सेंटीमीटर। एक छोटा सा मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, आप एक काम करेंगे, ये तो अभी हम कर रहे हैं, एक छोटा सा काम करेंगे, ये वीडियो आप पॉज करेंगे और पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि हमारे विस्थापन और दूरी में से करेक्ट रिलेशन कौन सा दे रहा है। 4 ऑप्शन है कि निम्न में से कौन सा सही है विस्थापन और दूरी के संदर्भ में। पहला हमारा है विस्थापन जो है वो दूरी से बड़ा होता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन विस्थापन दूरी से छोटा होता है, ये दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन विस्थापन दूरी से बड़ा और उसके बराबर होता है, और चौथा ऑप्शन विस्थापन दूरी से छोटा है उसके बराबर होता है। अब आप एक काम करेंगे, 1 मिनट वीडियो पॉज करेंगे और इसका उत्तर देंगे, ठीक है? और जो भी आपका आंसर आया ईमानदारी से कमेंट करना कि आप लोगों ने क्या उत्तर सोचा था, ठीक है? और मेरे को बताना कमेंट के अंदर। तो अब देखो, हमने पहला बोला विस्थापन दूरी से बड़ा होता है। हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने बोला क्या? देखो अभी जो प्रीवियस हमने एक एग्जाम्पल लिया था वहां पे, अभी तो मैंने रब कर दिया, उस प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर हमने यही तो बोला था कि जो दूरी थी वो हमेशा विस्थापन से ज्यादा ही आ रही थी। तो विस्थापन तो कभी दूरी से ज्यादा हो ही नहीं सकता। मतलब पहला ऑप्शन तो पूरी तरीके से गलत है, इसको हम ले ही नहीं सकते। क्या विस्थापन दूरी से कम होता है? बिल्कुल सही है, हम गलत थोड़ी ना बोल रहे। विस्थापन दूरी से कम ही होता है, ठीक है? अभी हमने देखा भी था। क्या ये सही हो सकता है ना, लेकिन अभी हम पूरी तरीके से श्योर नहीं है। विस्थापन दूरी से बड़ा और इसके इक्वल, ये तो गलत हो गया। विस्थापन दूरी से बड़ा थोड़ी ना हो सकता है। अभी बोल रहा है विस्थापन दूरी से छोटा है उसके बराबर हो सकता है। ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। करेक्ट तो सेकंड भी है, लेकिन अप्रोप्रिएट कौन सा इन चारों में से? फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाले पे टिक मारेंगे। क्यों? क्योंकि विस्थापन जो दूरी से छोटा भी हो सकता है और उसके बराबर भी। पहले केस में जब वस्तु O से B तक गई थी तो 10 मीटर दोनों के लिए था, मतलब दोनों बराबर है। सेकंड वाले केस में विस्थापन -5 आ गया था, लेकिन दूरी तो अभी भी 25 थी, मतलब दूरी विस्थापन से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है, उससे कभी छोटी नहीं होगी, ठीक है ना? लेकिन उससे हमेशा बड़ी होगी और उससे बराबर भी हो सकती है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। देखना कितने बच्चों ने सही बताया है ना? ऐसा नहीं कि भाई सर ने उत्तर बताया था तो हम सब डी मार देना 4th नंबर का ऑप्शन, ऐसा नहीं करना। चलो, ये भी एक बच्चे जैसा छोटा सा क्वेश्चन हमने डाला है। तो एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति को डाल करके हम शान भैया को डाल देते हैं यहाँ पे। तो वो शान भैया जो है ना, अपने घर से चले, कुत्ता पीछे पड़ा, 5 मीटर गए उत्तर। अच्छा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का किसी को ज्ञान नहीं है, देख लीजिए, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व के जितने भी राज्य होते हैं वो यहाँ पे, और पश्चिम यहाँ पे, ठीक है? तो हमारे शान भैया 5 मीटर पहले गए उत्तर में, तो ये 5 मीटर में उत्तर में उनको ले जाते हैं। फिर वहां से उसके सामने उनको सामने एक बिल्डिंग दिखी। अब बोले क्या करूं? तो वो पूरब दिशा में 12 मीटर चले गए, ये पूरब दिशा में 12 मीटर चले गए। यहाँ पे आके वो रुक गए। प्रारंभिक बिंदु ये, अंतिम बिंदु ये। हमसे पूछा कि दूरी कितना, विस्थापन कितना। आसान काम। बोला सर ने क्या बोला था कि जितनी भी कुल दूरी तय करी वो क्या होता है? दूरी। तो दूरी हमारी तो सीधी सीधी कितनी आ गई? दूरी हमारे पास आ गई 5 + 12 यानी 17 मीटर। विस्थापन क्या? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी, ये रही, ठीक है? प्रारंभिक बिंदु ये, अंतिम बिंदु ये, इनके मध्य की दूरी वही समकोण त्रिभुज से निकाल दो। रूट में 5 का स्क्वायर
प्लस 12 का स्क्वायर। वैसे तो आपको याद होना चाहिए कि 13 आएगा इसका उत्तर, लेकिन फिर भी नहीं याद है तो ठीक है। और ये 144 दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 169 169 और वो 13 का रूट होता है। यानी हमारे पास विस्थापन कितना आया, विस्थापन हमारे पास आया 13 मीटर। ठीक है, तो ये बहुत इजी सा बच्चों जैसा क्वेश्चन मैंने पहले डाला है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आप में आ जाए, थोड़ा बूस्ट हो जाओ कि हम क्वेश्चन कर सकते हैं। न्यूमेरिकल से डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, स्पेशली जीतू भैया की क्लास में। चलो अब चलते हैं थोड़े से और ट्रिकी क्वेश्चंस पे। तो ये एक और अच्छा क्वेश्चन है। प्रियंका, आप में से कोई होगी प्रियंका दीदी हमारी, तो प्रियंका दीदी जो अपने स्कूल से दक्षिण की ओर 10 मीटर जाती है, तो दक्षिण की तरफ गई वो। तो पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ वापस, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आपको या मुझे भी, कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ कि पूरब ये होता है, पश्चिम ये होता है, उत्तर ये होता है और दक्षिण ये होता है, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा मूल बिंदु। तो हमारी प्रियंका मैडम या प्रियंका दीदी जो है वो 10 मीटर जाती हैं नीचे दक्षिण की तरफ, तो ये 10 मीटर उनको नीचे पहुंचा दिया, तो ये दूरी जो हमारी वो है 10 मीटर, ठीक है। फिर हमारी प्रियंका मैडम उसके बाद मुड़ जाती है और पश्चिम की ओर 8 मीटर चलती है, तो ये प्रियंका मैडम को मोड़ करके हम 8 मीटर इधर चला देते हैं, तो ये 8 मीटर पश्चिम की तरफ चल गई, है ना। ये देख लो आप, पश्चिम दिशा यही है, इधर चली 8 मीटर। इसके बाद यहां से वापस मुड़ गई और उत्तर की ओर 4 मीटर चल गई, तो अब ये उत्तर की ओर मैडम को 4 मीटर चला देते हैं, तो ये 4 मीटर कभी कितना, इतना ही होगा, तो ये 4 मीटर उत्तर की ओर चल गई, ठीक है। और वह अपने स्कूल से कितनी दूरी पर है, उसके स्कूल से उसकी स्थिति की न्यूनतम दूरी। अबे बोल देना न्यूनतम दूरी, तो इसका मतलब विस्थापन पूछ रहा है, ठीक है। बुक से नहीं है क्वेश्चन, मैंने अपने मन से बनाया है आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन, ताकि आप थोड़ा सा समझ जाएं कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमें यहाँ पे दूरी और विस्थापन पूछी, कुल मिला के ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है यार, दूरी पूछी, तो दूरी तो आसान है बहुत, तो मैं उठा करके इसको लिख देता हूँ कि दूरी हमारे पास कितनी आएगी, दूरी बराबर 10 + 8 + 4, यानी टोटल हमारे पास हो गई 8 4 12 और 10 22 मीटर। विस्थापन अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी, तो ये है न्यूनतम दूरी, है ना, ये सीधी सीधी मिला दो उसको, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनना है, ये कितना हमारा 8 मीटर, ये कितना हमारा 4 मीटर, तो बचा हुआ कितना हुआ 6 मीटर। कौन सा ग्रीन कलर ले चलो, तो ये 6, तो न्यूनतम दूरी तो ये व्हाइट कलर वाली है ना। तो देखो ये 8 ये 6, तो शायद पता होगा कि 10 होता है, नहीं पता तो निकाल लेना, मैं ही निकाल देता हूँ। चलो तो न्यूनतम दूरी हमारे पास कितनी आएगी, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, टोटल हो गया 100, क्योंकि 64 + 36 वो तो हमारे पास 100, और 100 का रूट क्या होता है हमारे पास 10, तो विस्थापन कितना हो गया 10 मीटर। तो पहले तो आपको डायग्राम बनाना चाहिए, अगर आपने डायग्राम ही गलत बना दिया ना तो फिर तो सोच लो कि आपसे विस्थापन दूरी के क्वेश्चन कभी लगेंगे ही नहीं, ठीक है। दूसरी चीज, आपको क्वेश्चन पकड़ना आना चाहिए कि भाई कैसे हम निकालेंगे। तो न्यूनतम दूरी के लिए सिंपल है, आप सीधी सीधी एक लाइन ड्रॉ कर दो, सबसे बढ़िया काम, बहुत आसान काम, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, हमारा हो गया 10, ये हमने न्यूनतम दूरी ये वाली बोली। अब क्योंकि हमें ट्रायंगल पूरा करना था, त्रिभुज पूरा करना था, तो ये 8 था, तो ये भी 8 हो गया, ये 4, तो बचा हुआ कितना हो गया हमारे पास 6, तो 6 और 8 के साथ 10 का पेयर बन रहा था, इसलिए विस्थापन हमारा ये आ गया। तो ये हो गया हमारा विस्थापन। तो 2 आसान से प्रश्न मैंने आपको कराए हैं, इजी लेवल ही बोलूंगा मैं, बहुत ज़्यादा वो नहीं बोलूंगा कि आप थोड़े 10th पे आ गए हो, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको ऊपर जाना है। तो ये हमारा विस्थापन अपन यहाँ पे निकाल लिया। अब देखो, तो ये हमारी बालिका एक मैराथन दौड़ रही है, ठीक है ना, इसके हाथ में एक टिकट है और मान लो उसको अपने साथी को पहुंचाना है। तो आपसे इसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न ये है, चलो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा इजी कर देता हूँ। ये जो इसकी लंबाई है ये 7 मीटर है, और आपको निकालना क्या है कि अगर उसका प्रारंभिक बिंदु A है, अंतिम बिंदु उसका B है, तो उसके लिए दूरी एवं विस्थापन क्या होगा, यही प्रश्न है। मैंने लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये है कि दूरी और विस्थापन आपका क्या होगा, ठीक है। तो इस बालिका ने A से B की दूरी तय करी है, तो मतलब हमारा दूरी तो हमें साफ साफ दिख रही है, दूरी कौन सी होगी, यही, इसी बात पे तो दौड़ी वो मैराथन दौड़ रही है ना, तो ये ऐसे दौड़ी होगी, ठीक है। तो यही पाथ की लेंथ। अब यार ये सर कैसे निकाले, 2 तरीके हैं, या तो थीटा बराबर L/R लगा दो, लेकिन थीटा जो है वो आपका किस में पता होना चाहिए आपको, रेडियन में,
मतलब आपको 120 को रेडियन में परिवर्तित करना पड़ेगा, या फिर 10th क्लास की मैथ्स लगाओ, ठीक है। वो चाप की लंबाई वाला सूत्र होता था ना एक, 2 पाई r थीटा बट्टा 360, ये वाला आप लगा सकते हो। दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है वो लगा लो, या तो फिर वो थीटा बराबर L बट्टा आर में या S बट्टा आर में L का मान आपको निकालना है, हो जाएगा। तो थीटा की जगह आप क्या लिखोगे, क्योंकि कोण जो है वो किस में, डिग्री में है, डिग्री में से रेडियन में कैसे जाते हैं, पाई बट्टा 360 से गुणा करते हैं, ठीक है। पाई बटा 360 से हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो सॉरी पाई बट्टा 180, हम क्या बोले, हम भावनाओं में बह गए। तो पाई बट्टा 180 से गुणा करते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो भी पाई थीटा आर बट्टा 180 आएगा, और उसको सॉल्व करने में पाई थीटा आर बट्टा 180 आएगा। तो दूरी तो आप किसी भी मेथड से निकालो, ये 10th क्लास वाले फॉर्मूले से निकाला है, और ये जो हमने 11th में पढ़ा था कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, उससे निकाला है। तो हमारे पास जो दूरी है वो तो आराम से आ गई। तो मैं थोड़ा इसको कम करता हूँ क्योंकि मेरे को जगह चाहिए। तो हम दूरी लिख देते हैं यहाँ पे, दूरी हमारे पास हो गई 2, अच्छा सॉल्व तो कर ही दिया तो 2 को हटा ही देते हैं ना, 2 को 360 से काट के 180 लिख देते हैं हम डायरेक्ट। पाई का मतलब हो गया 22/7, आर का मतलब 7, थीटा का मतलब 120 से है तो 120 लगा देते हैं, और बटा 180 हमारे पास हो ही गया, ठीक है। तो ये 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 7 से 7 मरा, आया 44/3, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, बड़ी मिस्टेक हो जाती है हमसे। तो 3 एकम 3, ठीक है। बच्चा फिर यहाँ पे गया तो हो गया 14, तो 3 चौक हो गया 12, और फिर बच्चा कितना 2, फिर हो गया 3 6 18। तो लगभग इतना मीटर का दूरी इसने हमारी इस बालिका ने तय करी ए से बी तक। तो ये निकालना तो आसान काम है, ये कोई मुश्किल काम नहीं, तो 10th का बच्चा भी निकाल लेगा, ठीक है। मेन चीज है हमें विस्थापन निकालना। विस्थापन निकालने के लिए हमने जो पढ़ा था सिंपल सा लॉजिक कि इन दोनों के मध्य की न्यूनतम दूरी, तो हम ऐसा करते हैं, ग्रीन कलर लेते हैं। तो न्यूनतम दूरी का मतलब हो गया ये दूरी आपको निकालनी है। फंस गए, अच्छे वाले फंस गए नहीं, कैसे निकालेंगे, कोई बात नहीं। इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे निकालते हैं, और ये भी बता देता हूँ कि वो शॉर्ट ट्रिक आई कहाँ से। देखो ये चाहिए ना, तो मैंने इस मध्य बिंदु O से इस पर सीधा सीधा एक परपेंडिकुलर डाला। आपको पता है जब केंद्र से किसी भी जीवा पे एक लंब डालते हैं तो वो उसे 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। 10th क्लास की एक थ्योरम है, प्रमेय। तो ये बराबर भागों में विभाजित हो गया, हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, अब हमको समझ आ गया यार कि ये 120 है ना, तो ये 60 हुआ ऊपर वाला, और नीचे वाला भी कितना हो गया 60। तो हमें एक त्रिभुज मिल गया। त्रिभुज कुछ ऐसा कि ये 60 है, ये हमारा कितना है 7 है, ये और ये हमें ये चाहिए। तो ये तो हमारा क्या हो गया भाई, ये 90 डिग्री है। थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब चाहिए, कर्ण है, कौन रिलेशन देगा, साइन भाई साहब। तो ले आओ साइन भाई साहब को, तो ये साइन 60 डिग्री बराबर कितना आएगा, साइन 60 बराबर लंब, ये तो नहीं पता हमें, लंब भी तो नहीं पता, तो ये लंब बटा कर्ण। लंब हमें पता नहीं है और कर्ण हमारे पास 7 है, ठीक है। तो लंब हमारे पास कितना आया, साइन 60 गुणा 7। तो देखो साइन 60 का मान आ गया √3/2, तो उत्तर है हमारे पास 7 √3/2। तो आधे की लंबाई आई हमारे पास इतने वाले की 7 √3/2, और इसकी भी इतनी आएगी 7 √3/2। तो कुल हमारा जो विस्थापन है वो कितना आ गया, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कुल विस्थापन हमारा आ गया इन दोनों का योग। या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं 2 टाइम्स, जैसे 2 और 2 4 होता है ना, तो 2 से 2 को गुणा किया, ऐसे 2 बार लिखा है ना, अच्छा 2 लिखाएंगे हमने यहाँ पे, 2 गुणा 7 √3/2। सॉल्व किया, मान कितना आया हमारे पास 7 √3 मीटर। अब ये तो हो गया हमारा लेंदी मेथड। एग्जाम में आएगा तो हम शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं। अब ध्यान से अगर आप सोचेंगे तो देखो ये हमारे पास साइन 60 है, और वो 60 क्या है, जो एक्चुअल कोण दिया हुआ उसका आधा, और हमने उसका डबल किया। ढंग से देखोगे तो हमने क्या किया, देखो थीटा लिखा है हमने, फिर हमने आर लिखा है, और फिर हमने साइन थीटा का आधा लिखा है। तो यही तो फॉर्मूला होता है। जब भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए विस्थापन के लिए सिंपल सा सूत्र लगाना है। ढंग से देखिए हमने यही किया है, हमने 2 लिखा, √3/2 जो है वो साइन का जो आधा कोण होता है, मतलब 120 का आधा 60 है, उसका मान है, और आर की जगह 7 लिखा ही है। तो ये 2 ये 7 आर हो गया, और ये √3/2 जो है वो साइन थीटा/2 को बता रहा है। मान लो 60 डिग्री का कोण बना होता
तो हम उसको 30 कर देते हैं। अभी मैंने आपको बोला कि यार यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनना, तो आप साफ साफ इसमें रख दो 30 डिग्री आ जाएगा। तो 2 गुणा 7 गुणा साइन 30 1/2 होता है तो मान आ जाएगा 7। तो आप इसे डायरेक्टली निकाल सकते हो बिना किसी भी चीज की ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आराम से निकाल सकते हो। दूरी को तो मैंने आपको बता ही दिया, आप 10th क्लास वाले फॉर्मूले का यूज करो या हमने जो इस बार पढ़ा था वो पढ़ो, दोनों आपको सेम ही उत्तर देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, मैं इसको बहुत सही लेवल का क्वेश्चन मानता हूं। ये आपके मेंस लेवल तक का क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये हमारा ये भी मेंस लेवल का ही क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हमारे को ये एक ऑरेंज कलर की बॉल दिख रही होगी, जो ऑरेंज नहीं है, नारंगी नहीं है, एक बॉल है। तो बॉल के बॉटम में बिल्कुल नीचे एक पॉइंट है P, है ना। तो अभी बॉल के लुढ़की 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 तो लुढ़कने के बाद यहाँ लुढ़की 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 लुढ़कते लुढ़कते पॉइंट P ऊपर पहुंच गया। P पॉइंट ऊपर कैसे पहुंचा होगा? जब ये लुढ़की होगी तो देखो, ये जब ऐसे नीचे आई होगी ना, ऐसे जब ये ऐसे नीचे आई होगी, ऐसे घूम रही है मान लो, ये टक 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 टक, तो ये ओ P पॉइंट ऊपर कैसे पहुंचा? जब इस वृत्त ने, सॉरी इस बॉल ने आधी परिधि तय कर ली होगी। मतलब ये वाली जो अच्छा अपने को निकालना है, मैं आपको थोड़ा बता दूं। यहाँ पे हमें यहाँ पे निकालनी है, चलो दूरी और विस्थापन दोनों ही बोल देते हैं। तो वही दूरी और विस्थापन निकालना है ना, वही सब में एक ही क्वेश्चन है, दूरी और विस्थापन ही निकालना है। ठीक है, प्रॉब्लम आई गेस आपको समझ आ गई होगी। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक बॉल है जिसके बॉटम में, यानी उसके बिल्कुल निचले बिंदु, मतलब जो नीचे वाला पार्ट है, बॉटम वाला पार्ट है, उस पर एक बिंदु है P, और बॉल जो है वो इस तरीके से घूमती है कि बिंदु P जो है वो नीचे से कहाँ पे आ जाता है? ऊपर आ जाता है। तो आपको उसका विस्थापन और उसकी दूरी निकालनी है। ठीक है, तो विस्थापन तो बॉल ने जितनी दूरी तय करी वही विस्थापन है इसका। ठीक है, क्योंकि भाई अपने को तो कुल दूरी निकालनी होती है, कितनी दूरी तय करी है इसने। तो ये पॉइंट P जब इधर से इधर आया होगा, ये इधर से इधर आया होगा, सेम ही बात है। तो ये दूरी दे रही है अपने को, ये वाला जो लेंथ है ना, ये अपने को दे रहा दूरी। और ये किसके बराबर है? अगर इसकी त्रिज्या r है तो देखो ना, आधी तो परिधि तय करी है इसने, सिर्फ है ना आधी, क्योंकि पॉइंट को अपने को सिर्फ ऊपर पहुंचना है। मान लो पूरी बॉल घूम जाती और वापस हमारा P पॉइंट नीचे आ जाता, तो हमारा जो पूरा का पूरा बॉल है वो पूरा एक बार लुढ़क के आ गया। मतलब दूरी कितनी हो जाती? 2πr। लेकिन ये तो आधी लुढ़की, तो ये आधी दूरी कितनी आ जाएगी? सिर्फ πr। मतलब 2πr का आधा परिधि होती है ना 2πr, उससे सिर्फ आधी दूरी इसने तय करी, तो दूरी हमारी आ जाएगी सिर्फ πr। ठीक है ना। अब मेन इशू दूरी नहीं थी, मेन इशू है आपकी विस्थापन की। तो विस्थापन देखो कैसे आएगा, इसका थोड़ा सा अपने को लगाना है पड़ेगा कॉमन सेंस। तो इस वाले पार्ट को मैं रब करता हूँ। तो देखो हमारा प्रारंभिक बिंदु कौन है? ये रहा। और हमारा अंतिम बिंदु कौन है? ये रहा। इनके मध्य की न्यूनतम दूरी ये रही, ये वाली। इसी को अपन क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें से ये देखो, ये हो गया हमारा πr और ये हो गया हमारे पास 2r। ठीक है, वापस एक समकोण त्रिभुज बन गया, ये वापस एक हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। इसमें आधार कितना है? πr, और लंबाई कितनी है? 2r। निकाल लो, आ जाएगा उत्तर इसका। तो ये इसके ऊपर मैं आपको कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं दे रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइप का प्रॉब्लम आ जाए तो हमारा जो विस्थापन होता है वो क्या होता है? दूरी मैंने आपको बता दी और विस्थापन मैंने आपको बता देते हैं। ये हमारी लंबाई है, मतलब आधार, ये हो गया πr का वर्ग और प्लस ये 2r का वर्ग। ठीक है, आप चाहो थोड़ा सा और मैथमेटिक्स लगाना चाहो तो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये तो आप मान रख के काम कर लेना। तो ये π² r² प्लस 4² आ जाएगा। इन दोनों में से r² बाहर आ रहा है, ले लो, π² प्लस 4 आएगा और ये r² आएगा भाई साहब बाहर, ऐसा कुछ सूत्र बनेगा। ठीक है ना, ये हमारा मान है विस्थापन का। मैंने कोई वैल्यू नहीं दी है, अगर आपको कोई वैल्यू दे दे, r का कोई मान देते तो रख देना, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस लेसन में हमने बहुत अच्छी 2-4 प्रॉब्लम करी। तो और इस लेसन में हमने विस्थापन और दूरी को फाइनली खत्म भी कर दिया, चैप्टर को समझ भी लिया कि चैप्टर में क्या था और हम 11th क्लास की फिजिक्स में पढ़ने के वाले। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, जहां हम बात करेंगे चाल वेग के बारे में, और पॉसिबल हुआ तो उसमें त्वरण को भी हमने इंक्लूड करना है। और उसके नेक्स्ट लेसन में हम ग्राफ के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था वो आप नीचे कमेंट करना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज।